बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पे आज के सेशन में अपन बात करेंगे और आज चर्चा करेंगे आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपका जो पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में आने की पूरी संभावना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको इस चैप्टर के कुछ सार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवाएं ताकि जब आप बोर्ड परीक्षा में शामिल हो, एग्जाम हॉल में बैठो तो आप निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों का जवाब दे सके। तो आज का सेशन है बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो फटाफट आज के सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ और आज के सेशन को लाइक कर लें और जो भी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की जो खास स्टडीज संबंधित जो मटेरियल है वो आपको घर बैठे मिल सके। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पार्टनरशिप आज करवा रहे तो कंपनी बुक कब करवा दी। तो इससे पहले मैंने कंपनी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें आपके 5 चैप्टर है ना उनको एकदम सही तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने कंपनी का चाहे वो ऋण पत्र से रिलेटेड हो, कंपनी वाला हो, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे आपका रेशियो एनालिसिस हो, चाहे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, उन तमाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी उन वीडियो को देख ले, उस सेशन को ज्वाइन कर ले ताकि परीक्षा में कुछ न कुछ आपको फायदा हो सके। देखो वैसे तो आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो एक चैप्टर वाइज पूरा का पूरा डिवाइड होता है ना, उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है उसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमारी तरह से एक गेस, एक अनुमान है, एक आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवाना है ताकि उनको आप पढ़ सको। और वैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है वो बढ़िया पढ़ा है, उसका आप रिवीजन करते रहें। जब तक आपके एग्जाम नहीं होती है आप पूरा समय आपको अपनी स्टडी को देना है। जो चीज़ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो चीज़ आपको याद है उसको रिवीजन करते हुए चलना। ये काम आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बढ़िया मार्क्स है वो मिलेंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है और आपको साथ साथ में रिवीजन जरूर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज की सेशन में बात करेंगे साझेदारी। जो पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर अपन बातें करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि साझेदारी संलेख के अभाव में है ना ऋण पत्र पर ब्याज की दर, हर ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है ना, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में आपको पता है एक तो होता है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में सारी बातें लिखी हुई होती है ना, फर्म का नाम क्या है, कौन कौन साझेदार है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व है, क्या दायित्व किस व्यक्ति का कितना दायित्व रहेगा, कौन व्यक्ति कितनी पूंजी लेके आएगा, है ना, लाभ हानि अनुपात किस अनुपात में बांटेंगे, संपत्तियों को किस तरीके से बांटेंगे, ख्याति का समायोजन कैसे होगा, यानी तमाम बातें वो साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि साझेदारी विलेख वो नहीं लिखा जाता है ना, तो साझेदारी विलेख नहीं लिखा जाता है तो किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो इसमें लिखा ऑप्शन दे रखे हैं 6% प्रति माह, तो ये नहीं होगी, प्रति माह नहीं होगी, है ना। फिर 0.50 प्रति माह, तो ये हो सकती है, क्यों, क्योंकि इस पर ऋण की ब्याज कितनी होगी 6% वार्षिक होगी, है ना, 6% वार्षिक होगी, है ना, 6% वार्षिक होगी, 5% वार्षिक, 4% वार्षिक, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 0.50, यानी 0.50 को अपने 12 से गुणा करेंगे तो 6% वार्षिक आएगा, है ना। तो इसलिए अपन क्या मानेंगे 0.50% प्रति माह, न कि 6% प्रति माह। अगर ये यहाँ पे वार्षिक होता, अगर ये वार्षिक होता
तो दोनों सही होते, लेकिन यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए अपने को इस तरीके का क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो अगर अपने को पता है, क्योंकि साझेदारी विलेख का अभाव होता है, तो आपको 4 बात तो जरूर याद रखनी है। साझेदारी विलेख का अभाव होगा तो साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा। पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज है नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उसे 6% वार्षिक दर से या 0.50% प्रति माह की दर से उस ऋण पर ब्याज का भुगतान है वो किया जाएगा, है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारी संलेख या विलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। अभी मैंने आपको बता दी कि भाई साझेदारी विलेख का अभाव होगा, क्योंकि जब साझेदारी विलेख लिखा हुआ है तो जब लिखा हुआ तो वही बात होगी जो उसमें लिखी गई है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है, साझेदारी विलेख का या संलेख का अभाव है, तो लाभ हानि अनुपात किस अनुपात में होगा? पूंजी अनुपात में तो नहीं होगा। आप भी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो इसका क्या आंसर होगा। त्याग अनुपात में तो नहीं होगा। बराबर बराबर होगा, जैसा साझेदार ने तय किया है। ये होता कब? जब साझेदारी विलेख लिखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? बराबर बराबर, है ना। तो साझेदारी संलेख या विलेख का अभाव होता है तो लाभ हानि अनुपात वो क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। साझेदारी विलेख का अभाव है तो लाभ हानि अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। क्लियर है। अब आपको जवाब देना है तीसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फटाफट जवाब देखो, रीड करो पहले तो कि आहरण पर ब्याज की गणना करनी है अपने को, है ना। 10% की वार्षिक दर से ब्याज की दर है और उसने वर्ष के दौरान 24,000 रुपए का आहरण किया है। वर्ष के दौरान उसने 24,000 रुपए का आहरण किया है ना। तो देखो अब इस पे आहरण की दर कितनी होगी? 1200, 1800, 2400 और 1600। फटाफट कैलकुलेशन करके आपको बताना है ना। फटाफट कैलकुलेशन करके आपको बताना है। तो देखो इसमें जो आपकी साधारण जो फॉर्मूला है वो लगेगा कि भाई वर्ष के दौरान आहरण कितना है? आहरण है 24,000, है ना। प्रतिशत कितना है? 10। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, मल्टीप्लाई औसत है तो अवधि होगी 6/12, है ना। जो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अवधि होती है 6/12। अब इनको अपन कट करेंगे तो कितने आ गए आपके? 1200, है ना। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? आहरण पे ब्याज कितना होगा? 1200 रुपए, है ना। तो वर्ष के दौरान आहरण कितना होगा? 1200। बताओ देखो किस किस का सही आंसर आया, किस किस विद्यार्थी का सही आंसर आया है, ये आपको बताना है ना। एक्टिव होके पढ़ना है। जितने ज्यादा आप एक्टिव होके पढ़ोगे उसका बेनिफिट है वो आपको उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि अगर आप एक्टिव होके नहीं पढ़ोगे तो चीज है वो पढ़ जरूर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो फीड नहीं हो रही है। अगर उसको मन लगा के आप पढ़ोगे, पूरे धैर्य के साथ पढ़ोगे, तो वो सारी चीजें वो आपके दिमाग में फीड होती हुई चलेगी। ठीक है। तो 1200 रुपए है वो आपका आहरण पर ब्याज होगा। ठीक है। आगे बढ़ेगा। आगे 4 नंबर क्या कह रहा है? एक बार पुनः वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई साझेदारी संलेख के अभाव, है ना। ये अभाव बड़ा ही खास है क्योंकि जब साझेदारी विलेख लिखा होता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वही हमें काम करना होता है। लेकिन जब अभाव होता है, साझेदारी विलेख या संलेख का अभाव होता है, तो हमें कई चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जब साझेदारी संलेख का अभाव है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, है ना। आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, है ना। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो साझेदारी विलेख या संलेख का जब अभाव होता है तो अपने को ध्यान में रखना है ना। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज है वो दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज है वो चार्ज नहीं किया जाएगा।
लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, तो लाभों में तो हिस्सा दिया ही जाएगा, और वेतन दिया जाएगा तो वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में, है ना, साझेदारी संलेख के अभाव में सिर्फ और सिर्फ है वो आपको लाभों में हिस्सा है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, वो भी बराबर बराबर अनुपात होगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो कि भाई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, वो भी बराबर बराबर अनुपात में। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में तो आ रही है ना? समझ में आ रही है तो जरूर आप कमेंट करें कि भाई ठीक है ये चीज हमारे समझ में आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई मैं पूरी क्लास में ऐसे ऐसे बकता रहूं और आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हमारा उद्देश्य है कि भाई आपको घर बैठे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जाए ताकि आप उनका रिवीजन कर सको, है ना। और रिवीजन के आधार पर जब आप पेपर देने जाओ तो आपको लगे कि वास्तव में आपने जो चीज पढ़ी है वो आपके लिए फायदेमंद रही है ना। तो ये काम आपको जरूर करना है, रिप्लाई जरूर करनी है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ना। तो साझेदारी में अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम की अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम तो मैंने बता दी है कि 2 होती है, और अधिकतम की बात करें, अधिकतम की, है ना, तो वैसे कहीं नहीं लिखा, लेकिन जो कंपनी अधिनियम है उसमें 50 बता रखी है, तो अधिकतम आपकी 50 होगी। इसमें सिर्फ अधिकतम पूछा है तो यहाँ पर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। साझेदारों की अधिकतम संख्या है वो 50 और न्यूनतम 2। अगर बात करें कंपनी की, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी होती है ना, कंपनी में अगर बात करें निजी की, निजी कंपनी है तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 200, है ना। अगर सार्वजनिक कंपनी की बात करें, अगर सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो न्यूनतम 7 और अधिकतम असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आपको कंपनी से पूछ ले या कंपनी से नहीं पूछे तो यहां से भी पूछ सकता है। तो साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या है वो न्यूनतम 2 और अधिकतम 50, निजी कंपनी में 2 और 200, सार्वजनिक के 7, न्यूनतम और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने के हकदार नहीं है। बताओ, देखे फटाफट आंसर दो, आंसर आना चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में। क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, बताओ देखे, है ना। तो साझेदारी संलेख का जब अभाव होता है तो न तो साझेदारों को वेतन मिलता है, न पूंजी पर ब्याज मिलता है, न उनसे आहरण पर ब्याज लिया जाता है, तो है ना। तो साझेदारी संलेख या विलेख का अभाव होता है तो साझेदारों को वेतन नहीं मिलता है, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है, फीस और कमीशन नहीं मिलती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में न वेतन मिलेगा, न पूंजी पर ब्याज मिलेगा, न उनको कमीशन मिलेगा, है ना, न कोई फीस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, और लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो 7 नंबर क्या कह रहा है कि साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होगा, कम होगा कब, जब पूंजी पर ब्याज से, तो पूंजी पर ब्याज लेंगे तो वृद्धि होगी, है ना, उसकी पूंजी पर ब्याज आएगा तो साझेदारों की पूंजी बढ़ेंगे। आहरण पर ब्याज तो यहां पर कमी होगी, आहरण पर ब्याज चुकाना पड़ेगा तो पूंजी कम होगी। वेतन में तो यहां पर भी वृद्धि होगी, है ना। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, तो ये तो लोन है तो लोन पे ब्याज मिलेगा तो यहां पर भी वृद्धि होगी पूंजी में, है ना। अब ये पूछा कम होगा तो देखो इसका आंसर आ गया बी, आहरण पर ब्याज से कमी होगी, क्योंकि जब कोई साझेदार
फर्म से कोई राशि निकालता है तो फर्म उस पे ब्याज चार्ज करती है, आहरण पर ब्याज चार्ज करती है, तो वो ब्याज है वो कंपनी के लिए आय होता है और उस साझेदार के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए उसकी पूंजी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता है। कौन सा? साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता है। कौन सा? मौखिक है, लिखित है, गर्भित है, या इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से इसका जरूर आप रिप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इजी क्वेश्चनों को भी हमने शामिल किया है ताकि विद्यार्थी जब इजी को पढ़े तो उनको लगे कि हाँ वास्तव में मैंने तैयारी कर रखी है। सारे हार्ड हो जाएंगे तो उसको लगेगा कि अरे मैंने तो जो पढ़ा वो तो इसमें है ही नहीं, है ना, कह कहाँ पता कहाँ से दे दिया, है ना। तो देखो साझेदारों के जो मध्य समझौता होता है वो लिखित होता है, वो ज्यादा बढ़िया होता है। समझौता मौखिक भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई न्यायालय में कोई ऐसा केस है या कोई ऐसा वाद उत्पन्न होता है तब आपका जो लिखित जो समझौता होता है, लिखित विलेख होता है, उसके आधार पर आप एविडेंस है वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो, तो इसलिए लिखित है वो ज्यादा बढ़िया है, वो माना गया है। ठीक है, ओके, 8 नंबर तक बढ़े आगे। 9 नंबर क्या कह रहा है कि वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से कहलाते हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे बताओ? फर्म, साझेदार, एकांकी व्यापारी और संयुक्त साहसी। बताओ देखें, तो जो व्यक्ति यानी ए, बी और सी, है ना, इन तीनों को मिलकर क्या बन गई? एक फर्म बन गई। और वो फर्म क्या हुई, किससे बनी? वो साझेदारी से बनी, है ना। अब लेकिन अब ये अकेला व्यक्ति क्या होगा? तो अकेला व्यक्ति क्या होगा? अकेला व्यक्ति पार्टनर होगा, साझेदार होगा। ठीक है, तो 9 में सही आंसर होगा बी, साझेदार। ठीक है, बात समझ गए, है ना। समझना आपको जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट आप समझोगे, आप रिवीजन कर रहे हो और उस रिवीजन को आप आधार मान के समझ रहे हो तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट है वो आपको मिलता है ना। पढ़ना देखो आपको पड़ेगा, सिर्फ हम तो गाइड कर सकते हैं, है ना। आप काम करोगे, आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आगे 10 नंबर क्या कह रहा है? आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है ना। तो मैंने अभी बताया था आहरण पर ब्याज क्या होगी फर्म के लिए, बताओ? आय होगी, व्यय होगा, आय या व्यय दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होती है? फर्म के लिए होती है आय, है ना, और उस व्यक्ति के लिए होता है व्यय, साझेदार के लिए व्यय। तो इसमें फर्म के लिए पूछा है तो फर्म के लिए क्या होगी? आय होगी। तो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए आय होती है। ठीक है, ओके, यहां तक 10 नंबर तक क्वेश्चन ओके। तो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए आय मानी जाती है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है। बताओ देखिए, फटाफट कमेंट करो, फटाफट जवाब दो। देखो इसका क्या आंसर है, फटाफट आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा कि भाई साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है। बताओ क्या होगा, है ना, किस में होगा? दायित्व का तरीका क्या होगा? लाभ विभाजन अनुपात में होगा या पूंजी अनुपात में होगा? सभी का असीमित दायित्व होगा, सभी का सीमित दायित्व होगा? बताओ देखिए। तो अभी तक जो साझेदारी है उसमें यह बताया गया है कि साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व है वो सभी का असीमित दायित्व है वो निर्धारित किया जाता है। अगर कोई शर्तें वगैरह लागू नहीं होती है तब बाकी सभी साझेदार का दायित्व है वो असीमित रहेगा। कई बार कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जैसे कोई माइनर साझेदार पार्टनर होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है तो वहां पर कंडीशन, क्योंकि वो विलेख में लिखा जाता है उसके अनुसार होगा। बाकी सभी साझेदारों का दायित्व है वो असीमित ही होगा। ठीक है,
ओके है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है ना। तो साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदारों की जो कैपिटल्स है उस पर ब्याज दिया जाएगा 6% वार्षिक, 12% वार्षिक, इच्छा अनुसार, और ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, साझेदार का जब ऋण होता है, अगर ऋण है साझेदार का तो 6% दिया जाएगा, लेकिन साझेदारी सल्ले के अभाव में पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर डी होगा, है ना। एक होती है बकाया मांग, है ना, वो कंपनी में होती है, बकाया मांग होती है, उस पर 10% ब्याज होता है। और जो आपकी अग्रिम मांग है उस पे 12% ब्याज है ना। तो ये अलग अलग कंडीशन है जिसको अलग अलग तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि कहा कोई क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब आप कुछ और ही दे रहे हो। आपको प्रश्न की भाषा समझनी पड़ेगी, क्या चीज पूछ रहा है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो साझेदारी सल्ले के विलेख के अभाव में साझेदार की जो पूंजी है उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, और लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, हो गई बात। बड़े आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है 13 नंबर कि साझेदारों द्वारा प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण किए जाने पर पूरे वर्ष में आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है मासिक आहरण, है ना। मासिक में अगर प्रारंभ में है, मध्य में है और अंत में है ना। तो प्रारंभ में है तो n+1/2, है ना। तो 12+1/2 यानी 6.5। अगर मध्य में है तो n/2, तो 12 में 2 का भाग तो 6, और अंत में है तो n-1/2, तो 12 में से एक घटाएंगे तो 11, तो 5.5, है ना। ये तो होता मासिक। और अगर त्रैमासिक है, त्रैमासिक आहरण है, तो उसमें भी अगर प्रारंभ में है, मध्य में है और अंत में है। प्रारंभ में है तो प्रारंभ में होगा आपका n+3/2, तो 12+3 और उसमें 2 का भाग देंगे तो 7.5। अगर मध्य में है तो n/2, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और अंत में है तो n-/2, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो 9, तो 4.5, है ना। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। अब ये क्या कह रहा है कि साझेदारों प्रत्येक माह के प्रथम तिथि, है ना, प्रत्येक यानी प्रत्येक माह मासिक आहरण हो गया और प्रारंभ में हो गया, है ना। तो n+1/2 तो 6.5, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर होगा। कुल राशि का 6.5 माह का ब्याज। ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, है ना। तो ये मासिक आहरण और त्रैमासिक आहरण है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर यही कह दे कि भाई मासिक है और मध्य में है तो 6 माह का ब्याज हो जाएगा, यही कह दे मासिक है और अंत में है तो 5.5 माह का ब्याज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। तीनों कंडीशन इसमें दे रखी है, 6 माह भी दे रखी है, 6.5 माह भी दे रखी है, 5.5 माह भी दे रखी है। पर अपने को समझना होगा कि अगर प्रारंभ में आहरण करता तो क्या होगा, अंत में आहरण करता तो क्या होगा, और मध्य में आहरण करता है तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, समझ गए।
बढ़े आगे। आगे देखिए, आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर पूंजी विधि अपनाने पर खाते खोले जाते हैं। देखो इसमें विधि दो होती है, एक तो स्थिर विधि है ना, स्थिर विधि में दो खाते खोले जाते हैं, एक तो पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और दूसरा चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ये होगी पहली विधि। और दूसरी होती है परिवर्तनशील विधि। परिवर्तनशील विधि, अब परिवर्तनशील विधि में एक ही विधि होती है आपकी पूंजी खाता विधि, है ना। तो परिवर्तनशील में आपकी एक ही विधि होती है, वो भी परिवर्तनशील विधि। और इसका दूसरा नाम परिवर्तनशील को भी अस्थिर भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपने को परिवर्तनशील ही ध्यान रखना। तो इसमें पूछा स्थिर पूंजी विधि अपनाने पर खाते खोले जाते हैं। तो स्थिर में दोनों खाते खोले जाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी खाते का बैलेंस, कैश विड्रॉल और कैश आगमन एडिशनल कैपिटल आती है तो वो लिखा है, बाकी सारे के सारे चालू खाते में लिखे जाते हैं। और परिवर्तनशील में सारी की सारी, चाहे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी बोनस कमीशन हो, पीएनएल का प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना, कुछ भी हो, वो सारे के सारे आपके पूंजी खाती विधि में लिखे जाते हैं। आगे समझ में बढ़े आगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई साझेदारी विलेख के अभाव में प्रवृद्धि, ये प्रवृत्ति का मतलब होता है ऋण। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो साझेदारी विलेख के अभाव में जो ऋण है, ऋण की राशि पर ब्याज दिया जाएगा 10% वार्षिक, 6% वार्षिक, 12% या 8%, है ना। तो साझेदारी विलेख में जो प्रवृत्ति दर है ना, उस पे जो ब्याज होगा वो होगा आपका 6%। कितना होगा? 6%। 6% वार्षिक दर से आपको ब्याज है वो दिया जाएगा। कब? जब साझेदारी विलेख का अभाव है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये एक दो बार चर्चा होगी लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। ऋण पर ब्याज की दर है वो 6% होगी। पहला क्वेश्चन भी आया था ऑब्जेक्टिव में, पहला क्वेश्चन यही था, उसको 0.5 पे दिखा रखा था, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है 16 नंबर कि भाई आशा एक फर्म में साझेदार है, वह प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में भी 5,000 रुपए प्रति त्रैमासिक आहरण करती है। आहरण पर ब्याज की जो दर है वो 12% लगाया जाता है और आहरण पर ब्याज की अवधि होगी, सिर्फ अवधि पूछा है ना। वह प्रत्येक तिमाही के आधार पर आहरण करती है ना, प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में। तो मैंने आपको अभी बताया था जो आपका त्रैमासिक होता है ना, तो ये प्रारंभ में है तो n+3/2, तो 12+3 तो 15 में तो 7.5 मंथ, है ना। तो इसमें 7.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ब्याज की गणना करें तो देखो 5,000 रुपए है प्रति त्रैमासिक, है ना। तो 5,000 मल्टीप्लाई त्रैमासिक है 3 महीनों से, तो कितने हो गए क्वार्टर? 4 क्वार्टर हो गए। तो ये हो गए आपके 20,000। मल्टीप्लाई दर कितनी है? 12/100 मल्टीप्लाई 7.5/12, ये 12 से 12 या 2 बिंदु से ये 2 बिंदु, है ना। अब गुणा कर देगा, है ना, 200 को 7 से, है ना, तो 1400 और 0.5 यानी 1,500 रुपए आपका ब्याज है वो आ जाएगा। सिर्फ इसमें अवधि पूछिए कि भाई ब्याज वो कितनी अवधि का लगेगा, तो 7.5 माह का लगेगा।
कितना होगा, 1500 रुपए अमाउंट होगी। ब्याज भी अपन ने कैलकुलेट है वो कर लिया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप समझ रहे हो ना सही तरीके से? अरे आपका समझना जरूरी है, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? प्रत्येक विद्यार्थी के सारी बातें वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। अब देखो कुछ रिक्तस्थान क्वेश्चन है, उन पे अपन बात करेंगे। पहला क्या है रिक्तस्थानों में? पहला कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है। बताओ साझेदारी में साझेदारों का दायित्व, अभी बात हो गई। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व है वो क्या होता है? असीमित होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व है असीमित होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि साझेदारी अधिनियम है। साझेदारी अधिनियम कौन सा? साझेदारी अधिनियम 1932 है, जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था, है ना। साझेदारी अधिनियम 1932 है जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखो, आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारी के द्वारा उत्पन्न होती है। साझेदारी किसके द्वारा होती है? तो साझेदारी है वो अनुबंध के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अनुबंध के द्वारा उत्पन्न होती है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर अनुबंध नहीं होगा तो सही तरीके से व्यापार है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अलग तरीके से सोचेगा, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से सोचेगा, तो वहां पर वो काम है वो नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर अनुबंध, और वो भी लिखित अनुबंध होना जरूरी है, क्योंकि अपनी अकाउंटेंसी में ये कहते भी है कि भाई 100 झक और 1 लिख, है ना। पहले ये भी कहा था कि वे पहले लिख पाछे दे, भूल पड़ी तो कागज से ले, है ना। लिखा हुआ है वो एक प्रूफ होता है, तो अनुबंध होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कि साझेदारी फर्म का पंजीयन है। बताओ देखे, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है या अनिवार्य है ना। वैसे तो आपको परीक्षा में यहाँ पर 2 मिलेंगे विकल्प कि भाई कौन सा सही है, जैसे ऐच्छिक या अनिवार्य, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐच्छिक। क्या है? ऐच्छिक है ना। साझेदारी फर्म का जो पंजीयन है वो क्या होता है? ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, हो गई बात, आगे बढ़े। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्थिर पूंजी विधि में साझेदारों के पूंजी खाते का शेष होता है। स्थिर पूंजी विधि में अभी मैंने आपको बताया था, स्थिर पूंजी विधि में 2 तरीके से जो खाते वो खोले जाते हैं, एक तो आपका पूंजी खाता और एक करंट खाता, है ना। और परिवर्तनशील में एक होता है सिर्फ पूंजी खाता। तो यहाँ पर स्थिर पूंजी विधि में साझेदारों का पूंजी खाता का जो शेष होता है वो कौन सा होता है? जमा शेष, है ना, या कह दे क्रेडिट। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि में साझेदारों के पूंजी खाते का शेष क्या होगा? जमा शेष है वो होगा। ओके है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन के लिए बनाते हैं। साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन के लिए कौन सा खाता बनाते हैं? बताओ देखिए, है ना। तो लाभ हानि विभाजन के लिए मैं यहां पर लिख दूं लाभ हानि विनियोग खाता, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन के लिए लाभ हानि विनियोग खाता या P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो खोला जाता है, और ये खाता नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है ना। इसलिए इसको अपने को नाममात्र के खाते कैटेगरी में शामिल करना है। ओके है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन अनुपात में किया जाएगा। यानी साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारी पार्टनरशिप डीड वो नहीं लिखा गया, तो लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, है ना। तो यहां पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या होगा? बराबर बराबर, है ना। क्या होगा? लाभ हानि अनुपात है
वो बराबर बराबर होगा, समान अनुपात में लाभ हानि है वो विभाजन किया जाएगा। कब? जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, पार्टनरशिप डीड का अभाव होता है, तो वहां पर ये चीज है वो काम में आती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि साझेदारों में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, साझेदारी में जो शामिल होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहेंगे भाई? प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल रूप से वो क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे, है ना? क्या कहलाएंगे? साझेदार या पार्टनर है वो कहलाएंगे इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है, तो ये अपनी बात चर्चा हो चुकी है। आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होती है? आय होती है, आय की कैटेगरी में उन्हें शामिल किया जाता। आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए आय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच के परिणाम के स्वरूप है। साझेदारी का अस्तित्व है वो साझेदारों के किसका परिणाम होता है ना? तो वो एक बार पुनः आ गया कि भाई इनको कह सकते हैं अपने समझौते, या इसका दूसरा नाम आपको अनुबंध भी मिल सकता है ना? साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते या अनुबंध के परिणाम स्वरूप आता है ना? क्या होगा? समझौते या अनुबंध के परिणाम स्वरूप है, ये सारी चीज है उसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साझेदारों के चालू खाते पूंजी रीति के अंतर्गत खोले जाते हैं। तो भाई साझेदारों के चालू खाते कौन सी रीति है ना? कौन सी रीति होगी? आपको पता ही है कि जब चालू खाते बात आ गए तो आपकी स्थिर विधि आ गई, है ना? अस्थिर या परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता खोला जाता है और वो होता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जबकि स्थिर विधि में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट दोनों खाते हैं वो खोले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिक्त स्थान थे जो आपके एग्जाम में संभावित है कि भाई पहले चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां से इस तरीके से अपन इनको समझ सकते हैं। अब देखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन है। क्या है कि साझेदारों के ऋणों पर ब्याज को लाभ हानि विनियोजन खाते में क्यों नहीं दिखाया जाता है ना? साझेदार का जो ऋण होता है और उन पे जो ब्याज प्राप्त होता है उसको लाभ हानि विनियोजन खाते में क्यों नहीं दिखाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि साझेदारों के ऋणों पर ब्याज लाभों पर क्या होता है? प्रभार होता है, एक चार्ज होता है ना? क्योंकि अपन ने उस व्यक्ति से लोन ले रखा है और उस लोन के बदले में हमें ब्याज चुकाना होता है और वो ब्याज है वो लाभों पर प्रभार होता है। प्रभार का मतलब क्या है कि यह ब्याज हमें चुकाना ही पड़ेगा, है ना? उससे लाभ कम होंगे, है ना? यह लाभ हानि विनियोजन से संबंधित मद नहीं है, अतः इसे लाभ हानि विनियोजन या पी&एल इन्वेस्टमेंट खाते में से नहीं दिखाते हैं, इसलिए इसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो साझेदारों को ऋण होते हैं उन पे जो ब्याज मिलता है उसको पी&एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते हैं? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो प्रभार होता है। आगे दूसरा क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन का प्रावधान क्या है? तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन है वो नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना? ये कुछ बातें हैं उनको अपने दिमाग में आप फीड कर लो। ठीक है, तो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा साझेदारी संलेख के अभाव में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम सदस्यों की सीमा क्या है ना? तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कोई विशेष नियम नहीं दे रखा है, लेकिन जो कंपनी नियम 2014 है उसका जो नियम है 10, उसके अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या है वो 50 है, वो निर्धारित कर रखी है। तो इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2
और अधिकतम 50 है वो हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन क्या है कि क्रियाशील साझेदार को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में प्रावधान आपको बताने हैं यदि उनके मध्य साझेदारी संलेख का अभाव है। तो वही सीधी सी बात है, चाहे क्रियाशील हो, जब एक्टिव है तो जब अभाव ही आ गया तो वेतन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो साझेदारी संलेख के अभाव में क्रियाशील साझेदार को कोई वेतन है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब विलेख का अभाव है, जब पार्टनरशिप डीड में ऐसी बात नहीं लिखी गई है तो उन्हें किस प्रकार का ब्याज दिया जाएगा या वेतन दिया जाएगा, तो ये सारी चीज है वो उनको उपलब्ध नहीं होगी, है ना। तो साझेदारी संलेख का अभाव है तो साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। क्रियाशील साझेदार के नाम से आपको कंफ्यूज करना है। आगे क्वेश्चन 5 क्या है, अवैध साझेदारी की 2 परिस्थितियां आपको बतानी है। अवैध साझेदारी की परिस्थितियां, तो पहली इसमें परिस्थिति है कि साझेदारी का उद्देश्य अवैध या गैर कानूनी हो, है ना। साझेदारी का उद्देश्य अगर अवैध हो जाता है, गैर कानूनी हो जाता है तो वो अवैध आएगी। दूसरी होती है साझेदारों में शत्रु राष्ट्र की नागरिक सदस्यता हो। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो शत्रु देश का नागरिक है, शत्रु राष्ट्र का नागरिक है, तो वहां पर वो साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। यानी साझेदारी का उद्देश्य अवैध है तो वो अवैध साझेदारी है, शत्रु राष्ट्र का नागरिक है तो भी वो अवैध साझेदारी की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम में आता है ना, कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले आपको नियम बताने हैं, है ना। तो देखो पहला है, वैसे मैं बता दूं कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, आड़ पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर बांटा जाएगा, है ना। ये 4 नियम आप ध्यान रख लो। तो पहला है साझेदारों को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और न ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, एक बात हो गई, है ना। दूसरा है साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन तथा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तीसरा है साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात या बराबर अनुपात में किया जाएगा। चौथा है साझेदार द्वारा अगर फर्म को कोई ऋण दे रखा है तो उस ऋण पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज है वो दिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है वो आप एकदम दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के परीक्षा में आने की। और अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए ये चारों बातें हैं आपको याद कर लेनी है कि साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, न ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन और अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा, साझेदार द्वारा फर्म को अगर कोई लोन दिया जाता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज का भुगतान है वो किया जाएगा। ठीक है, याद हो गई ये बात सबसे खास है एग्जाम की दृष्टि से भी और आगे भी। आगे जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और अगर आपने यहीं से अपने बेस को मजबूत कर लिया, आपने बढ़िया तरीके से आपने 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी पढ़ ली, तो आगे कोई कंपटीशन एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो ये काम आपको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में आने वाली 2 मदें आपको बतानी। जो करंट अकाउंट है उसके क्रेडिट पक्ष में एक तो बैलेंस आता है ना, एक पीएन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, एक आपका पार्टनर बोनस सैलरी कमीशन आता है, एक आपका पीएनएल इन्वेस्टमेंट आता है ना। तो इसमें 2 ही पूछा है ना। तो चालू खाते की क्रेडिट पक्ष में आने वाली 2 मदें, एक तो हो जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज, एक हो जाएगा साझेदारों का वेतन बोनस और कमीशन, है ना। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन पीएनएल इन्वेस्टमेंट। अगर पीएनएल इन्वेस्टमेंट पे आपको लाभ है तो वो भी क्रेडिट साइड में ही आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये आपके चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में आने वाली 2 महत्वपूर्ण मदें हैं
जिसमें पूंजी पर ब्याज और साझेदारों का वेतन, बोनस और कमीशन। ठीक है, आगे देखिए। आगे 8 नंबर क्या है? सुरेश और रमेश साझेदार है। सुरेश ने फर्म को 1 लाख रुपए का ऋण दिया। वह 10% वार्षिक ब्याज पाने का दावा करता है। क्या उसका दावा सही है? यदि साझेदार संलग्न इस विषय में मौन है। मौन का मतलब क्या हो गया? अभाव है। अभाव है तो ब्याज जरूर मिलेगा, लेकिन 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। सुरेश का दावा सही नहीं है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को फर्म को दिए गए ऋण पर 10% के बजाय 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, है ना। कितने से? 10% का दावा उसका गलत है, उसको ब्याज मिलेगा, लेकिन 6% वार्षिक दर से उसे ब्याज दिया जाएगा। ओके, आगे देखिए। 9 नंबर, साझेदारी पूंजी खाते बनाने की विधियों के नाम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 विधियां होती है ना। एक होती है आपकी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और दूसरी स्थायी या स्थिर पूंजी पद्धति, है ना। इसमें एक ही खाता होता है जिसे अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसमें 2 होते हैं, है ना। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये 2 खाते स्थिर में होते हैं और परिवर्तनशील में एक ही खाता होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साझेदारों के चालू खाते में लिखी जाने वाली कोई 4 मद, साझेदारों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट में लिखी जाने वाली 4 मद। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा, किसी साइड का भी आप बता सकते हो, है ना। तो साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन यह आपका क्रेडिट साइड आता है। आहरण और आहरण पर ब्याज यह आपका डेबिट साइड आता है। साझेदारों का पूंजी पर ब्याज यह आपका क्रेडिट साइड आता है। चालू वर्ष के लाभों में हिस्सा यह आपका क्रेडिट साइड आता है ना। तो इसमें यह पूछा कि भाई चालू खाते के अंतर्गत आने वाली मद है, तो साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन है यह आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। आहरण और आहरण पर ब्याज है वो टू साइड यानी डेबिट साइड लिखा जाता है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। चालू वर्ष के जो लाभ में हिस्सा है वो आपका क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण मद है जो आपके करंट अकाउंट में लिखी जाती है। और अगर एक ही विधि है तो यही आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएंगी। अगर सिर्फ परिवर्तनशील विधि अपन काम में ले रहे हैं तो वहां पर यही सारी मद है वो आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है। उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 3 लाख रुपए। चालू वर्ष के अंत में वे 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। उपरोक्त के लिए अगले वर्ष के लिए 1 दिन की समायोजन प्रविष्टि होगी, है ना। एकल समायोजन प्रविष्टि पूछिए, एकल नहीं, सिर्फ समायोजन प्रविष्टि पूछिए, है ना। तो देखो ब्याज लगाना भूल गए, है ना। तो जब भूल जाते हैं तो वहां पर एक अलग खाता खोलना पड़ता है और जिसे कहते हैं अपन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होगी कि भाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। अब देखो 10% है तो आपका इस पे हो जाएगा 20,000, एक्स का तो 20,000 2 लाख का, और वाई का 3 लाख का 30,000 और टोटल 50,000, है ना। ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यार टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। ठीक है, ये कब होगी?
जब ब्याज लगाना भूल जाते हैं, है ना, अगर वेतन देना बोलते हैं तो भी ये एंट्री होती, कमीशन देना बोलते हैं तो भी ये एंट्री होती, लेकिन अगर आहरण पे ब्याज लगाना भूल जाते तो जस्ट इसकी विपरीत हो जाती, है ना, P&L एडजस्टमेंट है वो क्रेडिट हो जाता। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। ये देखो बता भी रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या 50,000, टू एक्स कैपिटल 20,000, टू वाइज कैपिटल 30,000, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन 12, शिप्रा और श्रुति एक फर्म में साझेदार है। फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद ये ज्ञात हुआ कि शिप्रा को 2,000 रुपए का वेतन नहीं दिया गया है। सुधार है तो जनरल प्रविष्टि है, तो वही अब सिर्फ शिप्रा का नाम है तो यहां सिर्फ शिप्रा का आ जाएगा, किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू शिप्राज कैपिटल 2,000, है ना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रविष्टि है ना। यहाँ पे अपने को अब वेतन का और उसका नाम नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अब इसकी समायोजन प्रविष्टि हो रही है, न कि मुख्य प्रविष्टि, है ना। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2,000 टू शिप्राज कैपिटल 2,000। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो 13 नंबर क्या है कि एक फर्म में दो साझेदार रश्मि और आशीष है। रश्मि प्रत्येक माह के प्रारंभ में तिथि को 1,000 रुपए तथा आशीष प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को 2,000 रुपए का आहरण करते हैं। आहरण पर 12% की दर से आपको ब्याज लगाना है ना, और वर्ष के अंत में ब्याज की राशि है वो ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखो इसकी ब्याज की राशि कैसे कैलकुलेट होगी। दो साझेदार है, एक तो पहले कौन है, रश्मि और आशीष। रश्मि आहरण पर ब्याज, ठीक है। अब देखो ये कितने आहरण कर रही है, 1,000 रुपए प्रत्येक माह, है ना, प्रारंभ में रश्मि 1,000 कर रही है आहरण, तो 1,000 गुणा 12, तो 12,000 रुपए आहरण कर रही है ना। कितना प्रतिशत है, 12%। अब ये प्रारंभिक में कर रही है तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो n+1 यानी 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5/12, इसको गुणा कर दो, 120 को 6.5 से, तो 12×7 72 और आधे हो गए 60, तो 780 रुपए। ये तो हो गया रश्मि का। फिर आशीष का, आशीष है वो कितनी राशि आहरण कर रहा है, वो 2,000 रुपए आहरण कर रहा है, तो उसकी अमाउंट कितनी हो गई, 24,000। रेट तो वही है 12/100 मल्टीप्लाई, अब ये क्या कर रहा है, अंतिम तिथि को आहरण कर रहा है, तो n-1 डिवाइड बाई 2, तो 5.5, इनको गुणा कर दो, इनको 240 को 0.5 से, है ना, 5.5 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 1,320 रुपए, है ना। तो आशीष के हिस्से कितने आएंगे 1,320 और रश्मि के हिस्से कितने आएंगे 780, है ना। तो इस तरीके से जब ये अंतिम तिथि और प्रारंभिक तिथि दे रखी है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको 1 नहीं 2-3 बार आप इसका रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन करोगे तो उतने ही ज्यादा आप अभ्यस्त होगे और चीज है वो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को करनी है। आगे देखें, आगे 14 नंबर क्या है कि बंद साझेदारी खातों में समायोजन बंद साझेदारी खातों में समायोजन की विधि आपको लिखनी है।
तो इसमें दो विधि होती है, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा समायोजन। यानी ये एकल प्रविष्टि यानी सिंगल प्रविष्टि, और ये आपके होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर अपन समायोजन कर सकते हैं। समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि कई बार क्या होता है, जब अपने को अंतिम खाते बनाने होते हैं, यानी 31 मार्च को अपने को अंतिम खाते बनाने होते हैं, उस समय जल्दबाजी में हम कोई ऐसा सौदा है वो लिखना भूल जाते हैं, है ना, या कम या ज्यादा कर देते हैं। जैसे पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, कम लगा दी, ज्यादा लगा दी, साझेदार को वेतन देना भूल गए, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, आहरण पे ब्याज लगाना भूल गए, कम लगा लिया, ज्यादा लगा लिया। तो वहां पर क्योंकि इन प्रविष्टियों में काट छाट नहीं कर सकते, उसकी जगह अपने को एक खाता खोलना पड़ता है। या तो अपन एकल प्रविष्टि द्वारा उसका समायोजन करें या लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर उनका समायोजन करें। यह समायोजन अपने को करना होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या 15 नंबर, अमित और सुमित प्रत्येक माह के प्रथम दिन फर्म से 4000 और 5000 का आहरण करते हैं। 10% की दर से वार्षिक है, आहरण पर ब्याज की आपको गणना करनी है ना। तो देखो वही बात हो गई, अमित और सुमित, तो इसका आंसर यही मिल जाता है, अमित के ब्याज की गणना। अब देखो अमित है, प्रथम दिन 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई 12, तो कितने हो गए, 12 चौका 48, है ना, 10% ब्याज है। अब प्रथम दिन को है ना, दोनों ही प्रथम दिन कर रहे हैं, तो 12 + 1 13, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5, ये बिंदु। ठीक है, इसको काट दो, 12 चौका 48, इनको गुणा कर दो, है ना, 6 चौके 24 और 2 यानी 2600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अमित के। और सुमित के, सुमित कितना कर रहा है, 5000 मल्टीप्लाई 12, तो 12 पंजे 60, 10/100 मल्टीप्लाई, ये भी प्रारंभ में कर रहा है, तो 6.5, ये बिंदु, ये बिंदु, ये से ये, और ये 12 पंजो 500, ये हो गए 6 पंजो 30, और 0.5 से आधा करें तो 3250, ये इसका आंसर आ जाता है ना। तो दोनों कंडीशन आपके सामने है कि भाई प्रथम दिन, मध्य में और अंत में, इसमें दोनों ही क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई दोनों ही कंडीशन में वो प्रथम दिन आहरण कर रहा है। तो प्रथम दिन होगा तो n + 1 डिवाइड बाई 2, तो n 12, एक 13, 13 में 2 का भाग देंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो अमित की ब्याज की गणना और सुमित के ब्याज की गणना इस तरीके से आपकी हो जाएगी। आगे देखिए 16 नंबर क्या है, क्या एक साझेदार को फर्म में होने वाली हानियों में हिस्से से मुक्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? जब वह अवयस्क हो। यह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अवयस्क यानी 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है तो वो अवयस्क की श्रेणी में आता है। उस समय उन्हें जो हानियां होती है, जिम्मेदारियां होती है, उनसे मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो कंडीशन वही होगी, अवयस्क होगा तब। ठीक है, आगे 17 नंबर क्या है कि साझेदार को लाभ की गारंटी से क्या आशय है ना। ये भी आपके चैप्टर का महत्वपूर्ण है। तो इसमें अलग अलग गारंटी दी जाती है। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है, एक दूसरे को गारंटी दी जाती है, पर्सनल साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है ना। तो इसमें होता क्या है कि देखो कभी कभी फर्म में प्रवेश करने वाला नया साझेदार है, वो न्यूनतम लाभांश की गारंटी चाहता है। क्या करता है कि भाई जब वो प्रवेश करता है तो वो ये चाहता है कि भाई कम से कम मुझे इतना रुपए तो मिले, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं तो कम से कम मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। यह गारंटी किसी एक साझेदार द्वारा
कोई एक साझेदार भी दे सकता है, या सभी साझेदार द्वारा निश्चित अनुपात में दी जाती है ना। यदि गारंटी फर्म द्वारा दी जाए तो लाभ कम होने पर गारंटी प्राप्त साझेदार न्यूनतम गारंटी की राशि प्राप्त करता है और शेष राशि शेष साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। देखो देखो ये है ए बी सी, इन तीनों की क्या बन गई, फर्म बन गई, और ये हो गया आपका डी। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये फर्म है वो इस डी को गारंटी देती है ना, तो ये हो गई किसके द्वारा, फर्म द्वारा गारंटी। कई बार क्या होता है ये डी है वो फर्म को गारंटी देता है, तो ये क्या होगी, साझेदार द्वारा गारंटी, है ना। कई बार क्या होता है कि इनमें से पर्टिकुलर, जैसे ए है वो गारंटी देता है तो साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, और कई बार ये होता है कि एक दूसरे को गारंटी, है ना। डी है वो फर्म को गारंटी देता है और फर्म है वो डी को गारंटी देती है। तो ये गारंटी है वो एक न्यूनतम लाभ की राशि होती है जिस सीमा तक उस व्यक्ति को वो राशि मिलेगी, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बढ़े आगे। 18 नंबर क्या है कि साझेदार के पूंजी खाते और चालू खाते में आपको अंतर बताना है। जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर करंट अकाउंट है उसमें आपको अंतर बताना। देखो इसमें क्या है कि स्थिर पूंजी विधि में साझेदार के पूंजी खाते का शेष है वो क्रेडिट होता है ना। स्थिर पूंजी विधि में साझेदार के पूंजी खाते का जो शेष है वो क्रेडिट होता है तथा चालू खाते का शेष है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। स्थिर पूंजी विधि में जो साझेदारों का पूंजी खाते का शेष है वो हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन चालू खाते का शेष है वो डेबिट या क्रेडिट है, वो कोई सा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा करते हैं, है ना। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा करते हैं। पूंजी के अलावा साझेदार से संबंधित समस्त मदों यथा पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा साझेदार के चालू खाते में करते हैं, है ना। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल कैपिटल का लेखा करते हैं, है ना। पूंजी के अलावा जितने भी सारे सौदे हैं वो सारे के सारे किस में दिखाए जाते हैं, चालू खाते में दिखाए जाते हैं, करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। इसका फॉर्मेट मैंने पिछली क्लासों में बताया भी है इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से। जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे के सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बुक्स होगी तो बुक्स में भी ये सारी चीजें दे रखी है, वहां से भी आप इनको एक बार दोबारा देख ले, क्योंकि एग्जाम के समय जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उसका बेनिफिट आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, है ना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, लिख के याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। ये बात हमारी काफी बार हो चुकी है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। नहीं है ना डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था आज का एक और शानदार और लाजवाब सेशन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रिलेटेड था। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस सेशन को शेयर जरूर कर दें क्योंकि हर विद्यार्थी तक ये आज का सेशन है वो पहुंचना चाहिए ताकि वो अल्प समय में बढ़िया तैयारी करके अच्छे मार्क्स वो लेके आ सके, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।